हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड डिपेंडेंट सेट क्या होता है, ठीक है। उसके कुछ हमने एग्जांपल्स देखे थे। चलिए उसी के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं जिसकी हेल्प से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि गिवन सेट एलडी होगा या एलआई होगा, ठीक है। चलिए, इफ वी एफ बी एनी वेक्टर स्पेस, ठीक है, कोई भी हमारे पास वेक्टर्स है, वेक्टर स्पेस है, एंड x1 x2 xn आर li वेक्टर्स इन वी, ठीक है। बेसिकली एक प्रोसीजर है ये जिसकी हेल्प से जैसे आपको वर्क करना है, ठीक है। तो पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं कि क्या बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को, जो आपका एलडी एलआई सेट वाला कॉन्सेप्ट है, इसको विद द हेल्प ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास कोई भी एन वेक्टर्स हैं जो कि किसी वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं, ठीक है। चलिए डिफाइन, मैंने एक यूजे डिफाइन किया और यूजे में खासियत क्या है, आई इक्वल टू 1 to n, और ये आपका कुछ ए जे आई एंड एक्साइज, ठीक है। जहां पे ए जे आईज आपके पास फील्ड से एंट्रीज हैं एंड एक्साइज आपके पास एल आईज वेक्टर है जो कि वेक्टर स्पेस वी से आ रहे हैं। तो यहाँ पे यून का मतलब क्या होगा, यानी कि आपका वन फिक्स हो गया है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, आई इक्वल टू 1 to n ए वन आई एंड एक्साइज, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई को वेरी कराइएगा, a11 x1 प्लस a12 x2, एंड लास्ट एंट्रीज आपके पास जो होगी वो क्या होगी, a1n xn, क्योंकि i आपका n तक वेरी कर रहा है। u2 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, u2 भी कुछ इस टाइप का होगा, उसमें आपका फिक्स क्या हो जाएगा, बेसिकली आप j फिक्स कर रहे हो, तो a21 x1 a22 x2 एंड a2n xn, एंड ऐसे ही आप um को लिख रहे हो तो वो आपके पास क्या होगा, am1 x1 एंड लास्ट एंट्रीज जो आपकी होगी amn xn, ठीक है। एंड आप वेरीफाई कर सकते हो जितने भी वेक्टर्स मैंने u1 और अप टू um तक लिखा है वो सारे v के मेंबर होंगे, क्योंकि v आपका वेक्टर स्पेस है और ये जितने भी एंट्रीज हैं नथिंग बट आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ही आ रही है, और सारे एक्साइज आपके v के मेंबर है और v वेक्टर स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वहां पे होल्ड होगा। तो अगर मैं इन सारे u को एक सेट में रखूं तो ये नथिंग बट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस v होगा, ठीक है। तो हमारा टास्क क्या होगा, आपको बेसिकली n कंडीशंस दी गई होंगी, आपको ये सेट s पे फोकस करना है। आपसे क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग करेगा वो इस s पे करेगा, आपको बोलेगा कि ये s आपका ld है, li है, तो मुझे इसी के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिक डेफिनेशन लगाएंगे और रिजल्ट जो भी निकल करके आएगा उस पर हमें डिस्कशन करना है। तो हम सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम में इस एस पे कि ये एस आपका एल डी होगा, एल आई होगा, ठीक है। जैसे कि अब देखो एल आई एल डी चेक करना है तो फर्स्ट मैं एल आई का चेक करता हूँ, एल आई के लिए कंडीशन पता लग जाएंगी तो वहीं से ही आपका एल डी का कॉन्सेप्ट निकल कर गया जाएगा। तो एस इज एल आई, ठीक है। इट मीन्स वॉट, समेशन एल्फा इज एंड यू आई इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि आपको किसी भी सेट को वेरीफाई करना है कि वो एल डी है या एल आई है तो आपको ये समेशन लेके चलना पड़ेगा। देन आपको एल्फाइज के बारे में डिस्कशन करना होता है। अगर सारे एल्फाइज आपके 0 हैं देन आप एल डी सेट को सॉरी एल आई बोल दोगे, अगर एक भी नॉन जीरो वहां पे एल्फा आपको मिल रहा है, ठीक है, देन उस सेट को आप एल डी बोल देते हो। तो वही प्रोसीजर यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो एस एल आई होगा, ठीक है, बेसिकली ये आपका ट्रू होगा, एस इज एल आई इफ एंड ओनली इफ ये समेशन 0 होगा, और ये इंप्लाई किसको करेगा, एल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, ठीक है। एस एल आई कब होगा, जब आपकी ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेसिकली, एल्फा 1 u1 एल्फा 2 u2 एल्फा से n un, ठीक है।
चलिए अब u1 u2 की आप यहाँ पे वैल्यूज लिख लीजिए। और देखो यहाँ पे मैंने u को m तक वेरी कराया है, तो यहाँ पे मैं m ले सकता हूँ, ठीक है, इसको m ले लीजिएगा। और यहाँ पे भी है अल्फा m। अब इनका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, अल्फा 1 a11 x1, ठीक है, a12 x2, एंड लास्ट एंट्रीज आपकी होगी a1n xn, ठीक है। फिर आपने प्लस करना है अल्फा 2 21 x1 एंड लास्ट एंट्रीज a2n xn। एंड ऐसे ही आपको क्या लिखना है, अल्फा m am1 x1 एंड amn xn। ये आपके पास कुछ होगा। देखो मुझे गिवन क्या है, जो हाइपोथेसिस है वो हमारे पास है, जो एक्सरसाइज है वो आपके पास एल दिए गए हैं। इसका मतलब जो उनके कोफिशिएंट होंगे वो ऑलवेज जीरो होंगे। बेसिकली आपके पास ये रिजल्ट निकल करके आएगा, इसका मैं प्रूफ आपको बता रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से x1 x2 के कोफिशिएंट सिलेक्ट करने हैं। तो यहां से मैं क्या इंप्लाई कर सकता हूं, अगर आप x1 का कोफिशिएंट देख रहे हो तो x1 का कोफिशिएंट यहां पे क्या आएगा, देखो x1 यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको कॉलम वाइज मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप x1 x2 के कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई कर पाओ। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है आपको एक जो एक्सरसाइज के बेसिकली एक्सरसाइज के जो कोफिशिएंट होंगे क्या होगा, अल्फा 1 a11, ठीक है, प्लस अल्फा 2 a21 एंड लास्ट अल्फा m am1। और ये x1 का कोफिशिएंट है, प्लस x2 का कोफिशिएंट क्या होगा, आपके पास जो अल्फा 2 सॉरी x2 का कोफिशिएंट होगा वो अल्फा यहां से देखना है आपको, और a12, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास x2 का कोफिशिएंट हम देख रहे हैं, तो अल्फा 1 a12, ठीक है, और आपके पास यहां पे आएगा प्लस, एंड फिर हमें वेट यहाँ पे x1 x2, तो x2 का नेक्स्ट कोफिशिएंट आपके पास होगा अल्फा 2 a21 सॉरी am1। ये प्रॉपर कोफिशिएंट आपने लिखना है, ठीक है। अब आप देख रहे हो अल्फा 2 का सॉरी x2 का कोफिशिएंट, तो x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे मिलेगा, फिर ये वाला होगा, तो अल्फा 2 ये एंट्रीज क्या आपकी a22 एंड लास्ट आपकी अल्फा m, और यहां से क्या मिलेगी am2 एंड x2 एंड लास्ट आपके पास जो xn की एंट्रीज होंगी, xn का कोफिशिएंट होगा वो अल्फा 1, देखो इसका मल्टीप्लाई और यहां पे पड़ा है तो a1n, ठीक है। ओके, फिर हमें अल्फा 2 सॉरी xn का कोफिशिएंट देख रहे हैं, xn का कोफिशिएंट यहां पे मिलेगा प्लस अल्फा 2 एंड a2n एंड फाइनली आपको अल्फा n amn इंटू xn, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, आपके एक्सरसाइज li हैं, तो ये सारे कोफिशिएंट आपके जीरो के इक्वल होंगे, ठीक है, जो भी आपने कोफिशिएंट लिखे हैं। तो इन कोफिशिएंट को जीरो डालना है। तो फर्स्ट रो आपके पास क्या है, अल्फा 1 a11, तो बेसिकली अल्फा 1 a11 एंड लास्ट एंट्रीज आपके पास क्या है, अल्फा m am1 इक्वल टू जीरो, क्योंकि x1 के जितने भी कोफिशिएंट हैं वो यानी स्केलर्स हैं वो जीरो होंगे। एंड यहां से अल्फा 2 a12 एंड लास्ट एंट्रीज आपके पास अल्फा m am2 इक्वल टू जीरो एंड फाइनली नोट प्लस, और यहां पे आपके पास अल्फा 1 a1n, ठीक है। तो अल्फा आपका xn को कोफिशिएंट देख रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला अल्फा m a1n एंड लास्ट कोफिशिएंट आपके पास क्या होगा, अल्फा m
एम, यहाँ पे आपके पास अल्फा एम है, आई थिंक कुछ गलत तो नहीं किया हमने, लेट मी चेक। अल्फा 1 आपको मिला, अल्फा 2, एंड लास्ट एंट्रीज जो आपको मिलेगी अल्फा एम, सॉरी यहाँ पे अल्फा 1, यहाँ पे अल्फा एम और ए एम एन इक्वल टू 0, ठीक है। एंड ये एंट्रीज आपके पास अल्फा 1 है, सॉरी, ठीक है। तो आपको ये कितनी इक्वेशंस मिली, यहाँ पे एक इक्वेशन ये है, एक ये है और एक ये है, तो टोटल इक्वेशन एम इक्वेशन बनी। तो और ये नथिंग बट आपका क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ले सकते हो, जिन लोगों को आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उनको समझना इजी है, क्योंकि नेक्स्ट कुछ लाइक आपका पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक मेथड ये हो सकता है, क्योंकि बीएससी सब लोगों ने किया है, तो वहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। बेसिकली आपका क्या बन गया है, ए एक्स इक्वल टू 0, यह आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे कर सकते हैं, अगर एल्फाई सारे 0 होंगे, और एल्फाई सारे 0 कब होंगे, जब आपका ए का रैंक पूरा पूरा होगा, ठीक है। ए का रैंक पूरा होने का मतलब क्या है, इसके कॉलम एल आई होंगे, तो इसका मतलब सारे एल्फाइज वहां पे 0 होंगे, क्योंकि वहां पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है जो आपका ट्रिवियल होता है। अगर ए का रैंक नंबर ऑफ जितने भी वहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उससे कम आ गया, यानी कि आपको वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी मिलेंगे जब आपको ट्रिवियल के अलावा सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आपको अल्फा 1 अल्फा 2 इनकी कुछ नॉन जीरो वैल्यू मिलेंगी, और नॉन जीरो होने से आपके पास जो गिवन सेट एस है वो आपके पास क्या हो जाएगा, एलडी, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या होगा, बेसिकली आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है आपका इन एंट्रीज का, ठीक है। A11 A12, ठीक है, एंड इनको सही से लिखना है। आई थिंक मैंने जो एंट्रीज है उनको उलट पुलट कर दिया, ठीक है। मतलब वेरिएशन जो था हमारे पास, लाइक मुझे यहाँ पे लेना था ए आई जे, तो आपका प्रॉपर मैट्रिक्स की फॉर्म में बन कर गया था, तो इसलिए कोफिशिएंट का आगे पीछे नोटेशन चेंज हो रहा है जो सुफिक्स में आपकी एंट्रीज है। देखो, यानी कि कोफिशिएंट में आपके पास क्या आएगा, A11 A21 AM1, ठीक है, A11 एंड नेक्स्ट एंट्रीज आपके पास आएगी A21 एंड लास्ट आपके पास AM1, यानी कि आपके पास इस टाइप की एंट्रीज है, ठीक है। फर्स्ट रो ये आई, एंड सेकंड रो यहां से क्या आएगा, A12, ठीक है, और A22 एंड लास्ट आपके पास क्या आएगा, AM2, ठीक है। देखो अभी उस पर ध्यान रखना कि मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि एंट्रीज है यहाँ पे, जस्ट कोफिशिएंट लिख रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल मैट्रिक्स में आप ये लिखते हो A11 A12, ठीक है। ये बस चेंज हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं रखना है, आपको कोफिशिएंट पे याद रखना है, ठीक है। तो फाइनली एंड लास्ट आपके पास जो रो होगी वो A1n एंड लास्ट एंट्रीज आपके पास AMN, ठीक है। और मैट्रिक्स किस फॉर्म का आपका बन रहा है, यहाँ पे कितनी रो है, M रो है और यहाँ पे N कॉलम है, ठीक है। तो आपका मैट्रिक्स M क्रॉस N क्रॉस का आपका मैट्रिक्स बन रहा है, और X का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी आपके अल्फा 1 2 अल्फा M कोफिशिएंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे अल्फा 1 2 अल्फा M, और यहाँ पे 0 का मतलब है 0 वेक्टर, ठीक है, 0 कॉलम वेक्टर। तो आपके पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना। अब देखो ए की रैंक पूरी पूरी कब आएगी, देखो ए आपका M क्रॉस N का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यानी कि ए को आप ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करोगे तो ऑपोजिट हो जाएगा, तो यानी कि वी कैन से ये आपका FN2 FN
एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सॉल्यूशन यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है आपके पास, जब आपके पास इसके कर्नल में ओनली जीरो एलिमेंट हो, और कर्नल में जीरो एलिमेंट होगा यानी कि नलिटी ऑफ ए आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, और रैंक नलिटी थ्योरम आपको पता है, बेसिकली रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए, और वी कैन से किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का वो जो इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ द डोमेन, और डोमेन का डायमेंशन यहाँ पे क्या है, एन। ये आपका रैंक नलिटी थ्योरम है। अब नलिटी जीरो है तो यहाँ पे कॉलम को कितना होना पड़ेगा, नलिटी आपका जीरो है तो आपके पास जो रैंक है वो पूरी पूरी एन के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, एन के इक्वल आ जाएगी, और एन यहाँ पे क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और वी कैन से रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन इफ एंड ओनली इफ, और रैंक देखो नंबर ऑफ कॉलम्स से इक्वल तभी आएगी ना जब आपके सारे कॉलम्स क्या होंगे, एल आई, कॉलम्स ऑफ ए आर एल आई। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं। देखो आपको वेक्टर स्पेस दिया है, कुछ वेक्टर्स दिए गए होंगे आपको, जैसे कि जो आपको होमवर्क दिया था वहां पे मैंने एक्सरसाइज आपके पास एल आई दिए थे। ठीक है, आपने करना क्या है, उनको कुछ यूजे की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, यानी कि आपने किया क्या होगा, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा होगा। लाइक आपने एस सेट आपको दिया गया था, यानी कि डायरेक्टली मैंने आपको ये सेट दिया था जो होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, ये मेरे पास एल आई था। ठीक है, आपको ये सेट दिया था मैंने, u1 वहां पे क्या था, x1 माइनस x2, वहां पे अगेन u2 आपको दिया था x2 माइनस x3। तो आपको ये u1 दिए गए होंगे, u1 टू um, यानी कि इस फॉर्म के कुछ आपको इक्वेशन बना के दे देगा, कुछ भी फॉर्म का दे सकता है। आपने करना क्या है, जब भी आपने उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा होगा तो आपको अल्फा 1 टू अल्फा n वहां पे कुछ आपको इक्वेशंस मिली होंगी, यानी कि इस टाइप की। आपने उनको करना क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है, और मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, अगर आप इस ए को वेरीफाई कर लो कि अगर इसकी रैंक कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ गई, और यू कैन से ए के जो कॉलम्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो आपका मैट्रिक्स क्या होगा, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, और यूनिक सॉल्यूशन रखेगा यानी कि सारे अल्फाइज आपके पास जीरो होंगे। ठीक है, तो यानी कि आपके पास केस क्या आ गया, एस एल आई तभी होगा आपके पास जब आपके पास इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो कंप्लीट किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट निकल करके आया यहां पे। ठीक है, तो S इज एल आई इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए, ठीक है, इज नथिंग बट n, और यहां पे आप लिख सकते हो, कई बार n और m चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उस पे नहीं जाना है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने जो डिस्कशन किया है वो m क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए डिस्कस किया है। अगर यहां पे आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m इक्वल टू n हो जाएगा, तो वहां पे तो और केस इजी बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर उसके लिए, एंड यहां से आप लिख सकते हो S इज एल डी इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू कुछ r आएगी जो कि लेस देन होगी नंबर ऑफ जो आपका नंबर ऑफ कॉलम से लेस होगी। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करते हैं, आपको बेसिकली एक वेक्टर स्पेस दिया है r³ r। ठीक है, आपने वेरीफाई करना है, एक सेट बना के दे रहे हैं आपको 1 1 1 2 1 2, एंड यहां पे एक वेक्टर बना रहे हैं। आपको ये चेक करना है कि ये सेट एल डी होगा या एल आई होगा। ठीक है, तो हमने भी जो प्रोसीजर लिखा है, आप ये आपका u1 है, ये आपका u2 है, ये आपका u3 है। तो यहां से कुछ स्केलर अल्फा 1 1 1 1 प्लस अल्फा 2 2 1 2 प्लस अल्फा 3
3 2 3 इक्वल टू 0 डालना है आपने, और यहाँ पे 0 नथिंग बट ये वाला 0 होगा, यानी कि वेक्टर स्पेस का 0। अब यहां से आपके पास क्या आएगा, α1 प्लस 2α2 प्लस 3α3 इक्वल टू 0। अगेन α1 प्लस α2 प्लस 2α3 इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट यहां से क्या आएगा, α1 प्लस 2α2 प्लस एंड 3α3 इक्वल टू 0। तो अगेन आपको वही u1, अगर मैं इसको u1 मान लूं, इसको u2 मान लूं एंड इसको u3 मान लूं, तो यही तो आपको दिया गया था एंड आपने इसको सॉल्यूशन करना है। और इसका सॉल्यूशन नथिंग बट आपके पास 1 2 3 1 1 2 एंड 1 2 3, ठीक है, ये आपके पास निकल करके आया। ओके, अब यहां पे देखिए, यहां पे ये रो इसके सिमिलर है, तो ए का जो रैंक होगा, रैंक ऑफ ए, यानी कि वो कुछ ना कुछ आपका 3 से लेस आएगा, यानी कि कुछ नंबर आर आ रहा है जो कि नंबर ऑफ कॉलम यानी कि 3 से कम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो सेट है ये आपका क्या है, एलडी सेट। और यहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए का डिटरमिनेंट 0 होगा। अब डिटरमिनेंट 0 होने से क्या होगा, आपका जो रैंक है वो नंबर ऑफ कॉलम से लेस आएगा, यानी कि कॉलम उसके एलडी होंगे। तो इसका मतलब आपके पास जो गिवन सेट है वो एलडी होगा। अब देखो एग्जाम में आपको क्या वर्क करना है, देखो घूम फिर के अगर आपको इस फॉर्म का दे रहा है तो आपने ये प्रोसीजर भी नहीं करना है, ये तो आपके एग्जाम पर्पज है कि आपको अगर शो करना है कि ये एलडी सेट है तो आप ये मेथड से डिस्कस करोगे। अब देखो आपके पास जो कोफिशिएंट आए वो कहीं ना कहीं एज इट इज यही तो आ रहे हैं, 1 1 1 2 1 2 3 2 3। आपने डायरेक्ट इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, जो भी कोफिशिएंट है आप कॉलम वाइज लिखो या फिर रो वाइज लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको सिर्फ इंटरेस्ट ये रखना है कि जो उसका रैंक है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ गया, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो या आपका नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब रैंक जो होना चाहिए वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आना चाहिए, ये आपने याद रखना है। अगर वो नंबर ऑफ कॉलम से लेस आया तो उसका मतलब जो गिवन सेट होगा वो आपके पास एलडी होगा, तो इसका डिटरमिनेंट भी 0 आएगा। देन आप यहीं से डायरेक्टली भी बोल सकते हो ये सेट एलडी होगा, ठीक है। तो ट्रिक इसके लिए है, जो भी आपको वेक्टर्स दिए जाते हैं उसका डायरेक्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है, ना कि ये प्रोसीजर फॉलो किया जाए। बट जब एग्जाम में आप लिखते हो तो ये आपके पास मेथड है। ओके, तो ऐसे जो आपको मेथड बताया उसका आपने यूज करना है। चलिए, तो ऐसे कोई भी आपको दिया जाए, जैसे कि आपको जो होमवर्क दिया था आपने सिंपल डेफिनेशन से भी कर लिया होगा, अब आपके लिए जो आपको होमवर्क दिया था वो अब इजी बन गया है। आपको सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है एंड चेक करना है कि उसका रैंक नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, क्योंकि ये ज़्यादा इजी हमारे पास पड़ेगा, ठीक है। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है देन वहाँ से आप उसको एलडी प्रूफ कर दोगे, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कुछ डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपका जो मेन कॉन्सेप्ट अब आएगा, नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो उसको डिफाइन करने से पहले कुछ टर्म जान लेते हैं। देखिए, इफ VF बी एनी वेक्टर स्पेस, ओके, एंड S आपका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, सच दैट S इज फाइनाइट, ठीक है। दैट इज अगर S फाइनाइट है तो S में कुछ एलिमेंट भी होंगे, xn उसमें एलिमेंट मान लिए हैं। एंड एक्स्ट्रा कंडीशन आपको गिवन है कि जो V है वो इस S से जनरेट हो रहा है, ठीक है। जनरेट का मतलब क्या है, V इसमें कंटेन करेगा और ये आपका सब स्पेस इसमें कंटेन करेगा। तो एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया यहां से, देखना, एक फंक्शन डिफाइन किया fn2v, और ये फंक्शन डिफाइन करने का आइडिया कैसे आया, देखो V इससे जनरेट हो रहा है, तो फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, समेशन अल्फा आइज एक्स आइज, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ स्पैनिंग सेट, ठीक है। यानी कि हर एक V के लिए मुझे ये मिल रहा है, और ये नथिंग बट क्या है, बेसिकली सम है, अल्फा 1 का xi से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये किसका एंट्रीज होगा आपका, यानी कि जो ये वाला प्रोडक्ट होगा ये भी V का मेंबर होगा,
यानी कि आपको कुछ स्केलर मिलेंगे अल्फा 1 टू अल्फा n फील्ड में। तो फंक्शन का आइडिया यहां से कैसे आया, जो डेफिनेशन है उसका यूज किया, यानी कि और यही तो आपका फंक्शन का डेफिनेशन है, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपको कोडोमेन में यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए, यानी कि उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहां से जो फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूं बेसिकली, एफ एन में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, अल्फा 1 टू अल्फा n, ठीक है। और वी में एलिमेंट कोई सिंगलेटन टाइप का होगा, और ये आपका नथिंग बट क्या है, सिंगलेटन टाइप का है। तो इसको मैं एज इट इज यही डिफाइन कर रहा हूं, i इक्वल टू 1 टू n, अल्फा इज एक्साइज, ठीक है। अब देखो वी एस को जनरेट कर रहा है, यानी कि हर वी के लिए मैं कुछ ऐसा ये लिख सकता हूं, यानी कि वी का एलिमेंट उसको एक्साइज में एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्साइज के एलिमेंट साथ। इसका मतलब ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ये आपका वेल डिफाइंड है, ठीक है। अब यहां से मैं डिस्कस कर रहा हूं, इफ अगर वी एस को जनरेट कर रहा है तो यहां से क्या इंप्लाई करोगे, ठीक है। चलिए अब देखो, अब वी एस को जनरेट कर रहा है तो यहां से मैं इतना तो इंप्लाई कर सकता हूं ना, फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी, ठीक है। और वी मेरा इस एस का मेंबर होगा, क्योंकि मेरे पास गिवन है वी नथिंग बट स्पैनिंग सेट ऑफ एस। अच्छा, अब ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे कुछ स्केलर मिलेंगे अल्फा 1 अल्फा 2, इनको मैं एक टपल में लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे अल्फा एन तक तो स्केलर मिल जाएंगे। ये किसका मेंबर होंगे, बेसिकली आपके एफ एन का मेंबर होंगे, सच दैट वी को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, जे इक्वल टू 1 टू एन अल्फा जे एक्स जे, ठीक है। एंड अगर मैं यहां से वैल्यूज फाइंड करूं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन, इनका वैल्यूज बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या आएगा, समेसन अल्फा आई एक्साइज, और ये नथिंग बट किसके इक्वल है, वी के। और ये किसका डेफिनेशन हो गया है, एफ इज ऑन टू। तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकल कर के आया, अगर वी एस को जनरेट कर रहा है और ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एस फाइनाइट सेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आप इस एफ को क्या बोल सकते हो, इज ऑन टू, ठीक है। अब केस ऑपोजिट है, कन्वर्सली बात करते हैं, इफ एफ और फंक्शन कहां से कहां तक है, वी, और डिफाइन कैसे आपके पास ये फंक्शन, ठीक है। मान के चल रहे हैं ये ऑन टू है, ठीक है। तो यहां से रिजल्ट देख रहे क्या आएगा, अगर फंक्शन ऑन टू हुआ तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा, कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपको डोमेन में प्रीमेज मिलना चाहिए, यानी कि वी के एलिमेंट के लिए आपको डोमेन में एलिमेंट मिलना चाहिए। तो यानी कि फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 टू अल्फा एन, क्योंकि डोमेन में एलिमेंट इस टाइप के हैं, बिलोंग्स टू एफ एन, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वी। तो एफ बाय डेफिनेशन ऑफ ऑन टू, ठीक है। और ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, एक्स आई इज इक्वल टू वी, और ये किसका डेफिनेशन है, यानी कि हर एक वी के लिए आपने इसको किस में एक्सप्रेस कर दिया है, लीनियर कॉम्बिनेशन में, जो एस के एलिमेंट है। इट मीन्स व्हाट, वी आपका कहां पे बिलोंग कर गया, जनरेटिंग सेट ऑफ एस में, और यानी कि वी किसका सबसेट हो गया। और यहां से आपने क्या प्रूफ कर दिया, और जो सब स्पेस होता है वो ऑलवेज सबसेट होता है वेक्टर स्पेस वी का। तो यहां से आपने क्या प्रूफ किया है, वी नथिंग बट जनरेटेड बाय एस, ठीक है। तो यानी कि जो आपके पास ये कंडीशन है ये क्या हो गई, इफ एंड ओनली इफ। बेसिकली फैक्ट आपके पास क्या है, अगर वी वेक्टर स्पेस है, एस उसका कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, और एस में आपके एन एलिमेंट है, एंड एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे क्या है, आपका वी है जो एस से स्पैन हो रहा है, ठीक है। और वी कैन से वी जनरेटेड बाय एस, देन जो फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो ये आपके पास क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है।
अब यहां से मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर आपके पास जो वेक्टर स्पेस है, सॉरी वेक्टर सब स्पेस है, क्योंकि स्पानिंग सेट आपका स्मॉलर सब स्पेस होता है, वी से जनरेट होता है, देन आपके पास रिजल्ट क्या है, एफ इज ऑन टू। अब जब फंक्शन ऑन टू होता है तो वहां से आप क्या इंप्लाई करते हो, जो डोमेन की कार्डिनलिटी होती है वो कोडोमेन से ज्यादा होती है। ठीक है, ये आपके पास फैक्ट आया। ओके जी। और एक्स्ट्रा कंडीशन यहां से मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, इफ एफ इज फाइनाइट फील्ड। ठीक है, अगर एफ फाइनाइट फील्ड है तो एफ की कार्डिनलिटी किस टाइप की होगी, पी टू दी पावर एन। क्योंकि अगर फील्ड फाइनाइट होता है, ये आपका फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है और कैन से रिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, अगर फील्ड आपके पास फाइनाइट है तो जो उसकी कार्डिनलिटी होती है ना, उसको कोई भी दो डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी कि फील्ड की कार्डिनलिटी एक सिंगलेटन प्राइम से ही ऑलवेज डिवाइड होगी। यानी कि अगर आपके पास फाइनाइट ऑर्डर का फील्ड है तो उसकी कार्डिनलिटी कुछ टू टू दी पावर एन, थ्री की पावर एन, ठीक है, और आपकी फाइव टू दी पावर एन। ठीक है, यानी कि दो डिस्टिंक्ट प्राइम से डिवाइड नहीं हो सकती है। तो एफ की कार्डिनलिटी ये होगी। ठीक है, और इसको कुछ क्यू मान लेते हैं, पी एन को कुछ नंबर क्यू मान लेते हैं, एंड वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, सच दैट देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ वी एंड कार्डिनलिटी ऑफ एस आपका एन है और एस आपका जनरेट कर रहा है वी को। तो यहां से इंप्लीकेशन क्या आया, इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो कार्डिनलिटी ऑफ वी है वो ऑलवेज कार्डिनलिटी ऑफ एफ एन से लेस होगा, क्योंकि अभी तो हमने देखा है, क्योंकि अगर वी एस फाइनाइट है और एस जनरेट कर रहा है वी को, तो ये फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया था एफ एन टू वी, ये आपका ऑन टू होगा, ऑन टू होगा तो डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन से अधिक होगी, तो वही मैंने लिखा है। ठीक है, और वी कैन से कुछ आपकी जो कार्डिनलिटी होगी वो आपके पास q टू दी पावर n होगी। ठीक है, क्योंकि एक f के लिए आपके पास q एलिमेंट है, यानी कि कार्डिनलिटी q मानी है, तो fn की कार्डिनलिटी क्या होगी, कुछ जो v की कार्डिनलिटी होगी वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू q टू दी पावर n होगी। यानी कि वेक्टर स्पेस हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। आई थिंक ग्रुप में कोई स्टूडेंट पूछ रहा था, अगर वेक्टर स्पेस का कार्डिनलिटी आपका इनफाइनाइट है, ओके, और फील्ड का कार्डिनलिटी फाइनाइट हो सकता है क्या, हो सकता है, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पे तुमने डिस्कशन किया है। ठीक है, चलिए अब मैं कॉन्सेप्ट डिफाइन करता हूं, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस आपका क्या होता है। ठीक है, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस आपके क्या होता है, तो यहां से डेफिनेशन आएगा, इफ वी एफ बी एनी वेक्टर स्पेस, वी से V is finitely generated vector space if there exists as subset of V and S is finite such that V equal to generated by S। तो वो सारे वेक्टर स्पेस जहां पे आप एक ऐसा सबसेट V का फाइंड आउट कर लो कि पूरा V उस S से जनरेट हो जाए और वो सबसेट फाइनाइट होना चाहिए, तो ऐसे सब स्पेस आपके पास क्या कहलाते हैं, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। ओके, एंड यही से डेफिनेशन आएगा आपका नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। V is called non-finitely generated vector space if there does not exist any S which is subset of V such that S is finite and V generated by S।
यानी कि आपको ऐसा कोई भी फाइनाइट सेट नहीं मिल रहा है उस वेक्टर स्पेस में कि जो उस पूरे वी को जनरेट ही ना करे। तो आप इसको क्या बोलोगे, नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। ओके, अब यहां से एक्स्ट्रा कंडीशन क्या आएगी, जो हम डिस्कशन करके आए हैं बेसिकली वो सारा डिस्कशन मैंने इस फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस पे किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये आपका कोर्स का टॉपिक है, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होते हैं वो सब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। देखो, इफ वी एफ बी any finitely generated vector space, okay, such that v s से जनरेट हो रहा है एंड कार्डिनलिटी ऑफ s इक्वल टू n है। तो अभी हमने क्या देखा है, जो कार्डिनलिटी ऑफ v है वो लेस देन इक्वल टू कुछ fn होगी, यानी कि कुछ q टू द पावर n होगी। और वी कैन से every finitely generated vector space every finitely generated vector space defined over finite field is always finite vector space और वी कैन से फाइनाइट स्पेस। ठीक है, यानी कि आपका जो भी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस होते हैं ओवर ए फाइनाइट फील्ड वो ऑलवेज आपके क्या रखते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रखते हैं। अब देखो, सिंपल सा रीजन है, अगर आपका V फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो उसकी कार्डिनलिटी में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो कार्डिनलिटी ऑफ P है वो कुछ P की पावर n है, यानी कि फाइनाइट है। तो कार्डिनलिटी ऑफ V जो V है वो लेस देन इक्वल टू किससे होगा, क्योंकि Fn को आप क्या लिख सकते हो, F क्रॉस F कितने टाइम्स, F टाइम्स, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, और इनका काउंटेबल फाइनाइट काउंटेबल प्रोडक्ट करोगे आप तो वो भी काउंटेबल आएगा। इट मीन्स व्हाट, V की जो कार्डिनलिटी है वो कुछ ना कुछ अलिफ नोट से लेस आएगी। ठीक है, क्योंकि सारे रिजल्ट हमने पढ़े हैं, तो यानी कि V आपका काउंटेबल होगा ऑलवेज। इवन अगर फील्ड की कार्डिनलिटी आपकी काउंटेबल है, ठीक है, यानी कि अब यहां पे तो मैंने एक पर्टिकुलर केस लिया था कि फील्ड का कार्डिनलिटी आपका फाइनाइट है, ऐसा भी तो हो सकता है आपका फील्ड का कार्डिनलिटी काउंटेबल हो। फाइनाइट जरूरी थोड़ा है, क्योंकि सेट ऑपरेशनल नंबर आपका फील्ड बनाता है वो आपका काउंटेबल है, इनफाइनाइट कार्डिनलिटी का है। तो वहां पे भी ये केस क्या बनेगा, वहां पे भी आपकी जो वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी है वहां पे भी आपके पास फाइनाइट ही आएगी, यानी वेक्टर स्पेस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि अगेन वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट, इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट कुछ सम क्वांटिटी, क्योंकि ये भी काउंटेबल ये भी काउंटेबल और इनका इनफाइनाइट आप प्रोडक्ट कर रहे हो, तो वो भी आपके पास क्या आएगा, काउंटेबल। तो वही रिजल्ट में यहां पे लिख रहा हूं, every finitely generated vector space defined on a countable field can have countable elements। ओके, क्लियर। अब देखो यहां से इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आएगा, यहां से आपकी जो डेफिनेशन निकल करके आएगी। अब इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप जो नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस होते हैं उनको वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि every vector space with uncountable number of elements defined over काउंटेबल फील्ड। काउंटेबल फील्ड का मतलब जिसका कार्डिनलिटी फाइनाइट हो, ठीक है,
is never finitely generated vector space। क्योंकि हमें अभी तो रिजल्ट देखा है, अगर आपका जो v है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हुआ तो जो v का कार्डिनलिटी है वो कुछ लेस देन इक्वल टू एफ एम आएगा और कुछ ना कुछ q टू दी पावर m आएगा, ठीक है। और या फिर अगर फाइनाइट हुआ तो ये केस है, या फिर जो कार्डिनलिटी ऑफ f है वो लेस देन इक्वल टू एफ एम आएगा, ठीक है। तो आपके पास v में कितने एलिमेंट हैं, अगर आप मान के चल रहे हो कि वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है, तो यहां पे कितने एलिमेंट है आपके पास, ऑलवेज काउंटेबल। और यहां पे आप क्या बोल रहे हो, v के पास कितने, अनकाउंटेबल, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके वेक्टर स्पेस में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है और फील्ड में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इस टाइप के जितने भी वेक्टर स्पेस होंगे वो आपके फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस नहीं होंगे, वो किस कैटेगरी के होंगे, नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। फॉर एग्जाम्पल R ओवर Q, ठीक है। आगे जाके देखेंगे इसका जो कार्डिनल बेसिकली जो ये आपके फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्यों नहीं होते, क्योंकि जब बेसिस का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पे भी हम इनको देख सकते हैं। क्योंकि इस टाइप के एलिमेंट को जनरेट करने के लिए आपको कितना देखो आपको पूरा आर बनाना है विद द हेल्प ऑफ रेशनल, तो आपको फील्ड से किस टाइप के एलिमेंट लेने पड़ेंगे, यानी कि एक ऐसा बेसिस पिक करना पड़ेगा वहां पे कि जहां पे आपको इस टाइप के एलिमेंट का नीड होगा। और इस टाइप के एलिमेंट कितने होते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहां पे ये अनकाउंटेबल है एंड ये आपके पास काउंटेबल है, तो ये आपका कौन सा हुआ, नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, ठीक है। और भी बना सकते हो आर ओवर क्यू रूट टू, सी ओवर क्यू, सी ओवर क्यू रूट टू, ठीक है, आर एन ओवर क्यू एक्सेट्रा ऑल और नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। तो आई होप फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होता है एंड फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होता है ये सबको क्लियर है, ठीक है। तो नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के लिए आपके लिए ये वर्क, ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी हेल्पफुल है। देखो अब यहाँ पे जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है बेसिकली एक फंक्शन की हेल्प से, यहाँ पे चल अलजेब्रा रहा है बट हम रियल एनालिसिस अच्छे से पढ़ के आए हैं, उसी का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब देखो ऐसा आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, बट ये भी कुछ हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि देखो ये जो कॉन्सेप्ट आपके लिए आया इसको आप सिंपल जो आप बुक का डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर ये वी इसको जनरेट कर रहा है तो वी नथिंग बट कुछ क्या होगा, एल्फा वन एक्स वन प्लस एल्फा एन एक्स एन, ठीक है। आपकी जो एल्फा एन है और एल्फा वन टू एल्फा एन ये किससे आ रहे हैं, एक फाइनाइट फील्ड से आ रहे हैं, तो इसकी चॉइस कितनी होगी, पी की पावर एन, एंड हर एक एल्फाइज के लिए आपकी चॉइस कितनी होगी, पी की पावर एन। तो इनका प्रोडक्ट कर दो तो वो भी कुछ ना कुछ फाइनाइट चॉइस ही तो आएंगे आपके पास, तो आप सिंपली भी देख सकते हैं। और इसी चीज का मैंने बस यूटिलाइज कहाँ पे किया है, इसको डिफाइन कर दिया एक नई तरीके से फंक्शन की हेल्प से, और यहां से आपको वेरीफाई करना इजली रहेगा कि कौन सा वेक्टर स्पेस हमारा फाइनाइटली जनरेटेड है एंड कौन सा वेक्टर स्पेस हमारा नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, ठीक है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस पे गए, उसके लिए जो प्रॉपर्टीज है उसके लिए इस टाइप के स्पेशल फंक्शन का मैंने यूज किया है वहां पे बस, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस आपको बनाना है तो आपके पास अभी तक क्या है, कोई भी वेक्टर स्पेस लीजिए उसका जो फील्ड है वो काउंटेबल होना चाहिए और वेक्टर स्पेस में जो एलिमेंट है वो अनकाउंटेबल नहीं होने चाहिए। बट आपके पास ये केस पॉसिबल है, इफ वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस विद uncountable number of elements defined on uncountable field, say F,
इससे आप ऐसा इंप्लाई नहीं करोगे कि V इज नॉट फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, ठीक है। वो केस तभी नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर्स तभी होगा जब V में तो आपके अनकाउंटेबल हो बट फील्ड आपका काउंटेबल हो। बट ये केस पॉसिबल हो सकता है, यहां से आप इंप्लाई नहीं करोगे कि V आपका फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्योंकि लो R ओवर R, ठीक है। इसमें एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, A बिलोंग्स टू R, ठीक है। और इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं A इंटू 1 A बिलोंग्स टू R, एंड इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे S आपके पास क्या है, सिंगलेटन 1, एक फाइनाइट सेट है और पूरा पूरा जो R है रियल नंबर इससे जनरेट हो गया है, इस सिंगल एलिमेंट से। तो V यहां पे क्या है, ये भी अनकाउंटेबल है और फील्ड भी अनकाउंटेबल है, और यानी कि ये आपका कौन सा है, इसको आप किस कैटेगरी में रखोगे, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, ठीक है। और भी एग्जांपल अब यहां पे आप ले सकते हो, C ओवर R, इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, A प्लस आयोटा B, और A एंड B आपके R से आ रहे हैं। अच्छा, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं A इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू B, और A भी आपके R से आ रहे हैं। और या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू आयोटा, अगर मैं एक सेट ले लूं तो जो पूरा पूरा C है वो किससे जनरेट हो गया है, 1 और I से। यहां पे S आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट 1 इंटू आयोटा। तो यानी कि पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फील्ड आपका रियल नंबर हो तो इससे जनरेट हो जाता है। एंड सिंपली आप वेरीफाई कर सकते हो C ओवर C किससे जनरेट हो जाएगा, सिंगलेटन सेट 1 से अगेन। तो देखो सारे आपके क्या हैं, फील्ड वेक्टर स्पेस भी अनकाउंटेबल है एंड फील्ड भी अनकाउंटेबल है, बट स्टिल ये आपके पास ये आपके जो वेक्टर स्पेस है ये कौन से, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस था। बेसिकली वेक्टर स्पेस में आपको अगर कैटेगराइज करना है कि फाइनाइटली जनरेटेड किसको बोलते हैं, नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस किसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एनालिसिस था बेसिकली इन दो डेफिनेशंस का, ठीक है। एंड कल मैं इसी फंक्शन का जो मैंने आज बनाया था इसी का हेल्प करके आपका डिफाइन करूंगा LD सेट क्या होता है, LI सेट क्या होता है, एंड इनकी हेल्प से ही हम पढ़ेंगे बेसिस आपका क्या होता है। ओके, सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, ये आपको एनालिसिस करना है। और जो फैक्ट आया है, देखो आपने जो आपको होमवर्क दिया था वो होमवर्क आपने जो स्टार्टिंग में फैक्ट बताया उसकी हेल्प से भी करना है, ठीक है। और ये आपका लास्ट डेमो सेशन था लीनियर अलजेब्रा का, ठीक है। और जिसको भी ये कोर्स कंटिन्यू करना है तो नेट JRF के लिए इसका 1500 चार्जेस है एंड 1200 आपका अगर आप जेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड 1500 इसका जो चार्ज है नेट प्लस गेट। बाकी जिसको भी ये कोर्स परचेज करना है आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं 7906334289। इसमें आपको कंप्लीट असाइनमेंट सॉल्यूशन और प्रॉपर थ्योरी मिलेगा, ठीक है। और इसका जो टारगेट रहेगा वो 15 to 20 जनवरी इसको हम फिनिश कर देंगे। ओके, तो गाइस इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डेफिनेशंस देखेंगे, बेसिकली रिलेट करेंगे इसी फंक्शन जो हमने आज बेसिकली फंक्शन बनाया, इसको LI एंड LD सेट पे इसका क्या रिलेशनशिप निकल करके आता है। देन डिफाइन करेंगे बेसिस का कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर में आ जाएगा, क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट है लीनियर अलजेब्रा का, पूरे लीनियर अलजेब्रा का जो मेन कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इस टॉपिक पे कमेंट कर लिए बेसिस एंड डायमेंशन ये निकालना आ गया तो पूरा लीनियर अलजेब्रा आपके हाथों में है, ठीक है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिस का वो आपको एक बार क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से बिल्कुल उठा रहे हैं। और बेसिकली डायमेंशन पे भी क्वेश्चन बनता है, और ये दोनों टॉपिक आपको आ गए तो पूरी लीनियर अलजेब्रा में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और मोस्टली स्टूडेंट को यहीं पे दिक्कत होती है कि
डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करें, बेसिस कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग असाइनमेंट भी करेंगे एंड साथ साथ में कुछ क्वेश्चन की भी फ्रेमिंग करते चलेंगे, ठीक है, जो आपके CSIR में पूछे गए हैं। ओके, तो ठीक है, बाय, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं।